प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक हम टॉपिक डील कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेनाइल कीटोनुरिया। देखिए, फेनाइल कीटोनुरिया पहले क्या है इसके बारे में बता देते हैं। एक ऐसा डिजीज है जिसमें मरीज के यूरिन, जो मरीज का जो यूरिन का कलर जो होता है ना, पेशाब का कलर, ये ब्लैकिश हो जाता है। देखिए, एक डिजॉर्डर ऐसा होता है, इसमें ज़्यादातर बच्चे सफ़र होते हैं, बच्चा का दिमाग कमज़ोर होता है और साथ साथ और भी तरह के डिजॉर्डर्स इसमें बॉडी में मिलने लगता है। अभी क्या है डिजीज, पूरी बात हम समझ लेते हैं वन बाय वन करके। कैसे होता है, यानी कि एक सिम्टम आप देख लिए कि ऐसा क्यों ये सब बॉडी में डेवलप होती है। अब चलते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है। देखिए, एक चीज़ मालूम होगा कि फेनाइल एलानीन एक एमिनो एसिड का नाम होता है। देखिए, फेनाइल एलानीन जो होती है, फेनाइल एलानीन, यह एक एसेंशियल एमिनो एसिड होती है। एसेंशियल एमिनो एसिड का मतलब होता है कि जो एमिनो एसिड हमें डाइट में लेना जरूरी होता है। यह एसेंशियल एमिनो एसिड मिलता किस में है? दूध में, अंडा में, मीट में, चिकन में, ये सब मिलता है। और प्लस जो भी पल्सेस कुछ है उसमें मिलता है। यह फेनाइल एलानीन जो होती है, जीआईटी के बाद जो होता है, ये हमारे बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है। ऑब्जर्व होने के बाद ये पहुंचता है लीवर में। देखिए, कहाँ पहुंचता है? लीवर में। लीवर में जाने के बाद ये जो फेनाइल एलानीन जो होती है, ये कन्वर्ट कर जाता है टायरोसिन में। टायरोसिन में कन्वर्ट करने में हेल्प कौन करता है? यहाँ पे एंजाइम होती है, उसका नाम है फेनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। याद रखिएगा, एक एंजाइम होती है, इसका नाम होता है फेनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। ये क्या करता है कि फेनाइल एलानीन को टायरोसिन में चेंज कर देता है। और टायरोसिन क्या होती है कि ये जो होता है बॉडी में, इसका काम क्या होता है कि T3 T4 का फॉर्मेशन करता है, थायरोक्सिन का फॉर्मेशन करता है। दूसरा ये डोपामीन बनाता है, डोपामीन का फॉर्मेशन करता है। तीसरा एपिनेफ्रिन बनाती है और चौथा नॉर एपिनेफ्रिन बनाती है। यानी याद रखिएगा। अच्छा, पांचवा एक और बड़ा अच्छा फंक्शन इसका है, मेलानिन बनाता है। मेलानिन यानी देख लीजिए सब फंक्शन टायरोसिन का फंक्शन हमारे बॉडी में पांच फंक्शन है। एक थायरोक्सिन बनाना, T3 T4, दूसरा मेलानिन का सिंथेसिस करना, तीसरा डोपामिन, चौथा एपिनेफ्रिन और पांचवा नॉरएपिनेफ्रिन। देखिए, ये टायरोसिन के वजह से ये सब हमारे बॉडी में फंक्शन होता है। कुछ टेस्ट फंक्शन और भी कहीं कहीं पे होती है जो कि स्किन और हेयर ग्रोथ में भाग लेती है। ये चलिए, ये तो हो गया नॉर्मल बात है। अब बात करते हैं इस बीमारी में होता क्या है। सुनिए, ये जो फेनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज है, ये एंजाइम जो होती है, यह एंजाइम लीवर में बनता है। और यह एंजाइम बनता किससे है? एगो जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 12 पे एक जीन होती है, उसका नाम होता है फेनाइल एलानीन हाइड्रोलेज जीन। उस जीन का नाम है, वही जीन इसको तैयार करती है। कौन सा? 12 नंबर क्रोमोसोम पे जीन होती है, वही जीन ये एंजाइम बनाती है। अब चलिए, अगर ये प्रॉब्लम किसी भी बच्चों में मिल जाता है, किसी पर्सन में मिलता है, क्या मिलता है पर्सन में कि उसके 12 नंबर क्रोमोसोम पर ये जीन जो होती है म्यूटेट कर जाता है। जीन जो होता है वो क्या होता है? म्यूटेशन मतलब अपना स्टेज को चेंज कर देता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जीन की वजह से ये एंजाइम बनेगा नहीं। और जब एंजाइम बनेगा नहीं तो उस कंडीशन में क्या होगी? ये जो फेनाइल एलानीन है वो टायरोसिन में कन्वर्सन नहीं होगी। और जब फेनाइल टायरोसिन में कन्वर्सन नहीं होगी तो दो दिक्कत होगी। एक दिक्कत तो क्या होगा कि फेनाइल एलानीन जब बॉडी में बढ़ने लगेगा, अब बढ़ते बढ़ते किस में चेंज कर जाएगा? फेनाइल कीटोन में चेंज कर जाएगी। और यही जो होता है, इसके कारण बॉडी में तो कई प्रॉब्लम होगी। ये बॉडी में क्या होगा? यूरिन से पास करेगी, यूरिन से पास करती है, इसका नाम क्या होता है? फेनाइल कीटोनुरिया, PKU कहते हैं इसको हम। दूसरा इसका प्रॉब्लम और बताएंगे अभी आपको क्या क्या होगी। लेकिन दूसरी गड़बड़ यह होगी कि यह जब चेंज नहीं होगा तो टायरोसिन भी कम मिलेगा बॉडी में ना। और टायरोसिन जब घटेगा बॉडी में तो क्या होगी? टायरोसिन डिक्रीज होने से क्या होगी कि अब मेलानिन घट जाएगी, थायरोक्सिन घट जाएगी, सब बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगेगी। उसको बताएंगे उसके बारे में आपको। तो यही जो प्रॉब्लम जब होती है ना, ये इसलिए इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज कहते हैं। देखिए, रिसेसिव कहने का मतलब होता है कि अगर जिसमें दोनों पेरेंट अगर सफर होगा ना, अगर बाय द वे बीमारी से, तभी बच्चों में होगा, अब वरना नहीं होगा। बड़ी गौर सुनिएगा, अगर दोनों पेरेंट सफर होगा बीमारी से
तभी ये बीमारी होगा, वरना नहीं होगा। तो ऐसे बीमारी को क्या कहते हैं, रिसेसिव डिजीज बोलते हैं, रिसेसिव डिजीज बोलते हैं। और जब एक पेरेंट सफर होता है और वो बच्चों में चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दोनों फादर मदर दोनों को जो होता है ना फेनाइलकीटोनुरिया सफर होगा तब बच्चों में होता है, वरना नहीं होता है। बड़ा लोग मिसकंसेप्ट रहता है यहाँ पे। चलिए, तो अब क्या हुआ कि ये जो जीन है और दोनों में सफर अगर सपोर्टेड है तब ये एंजाइम जो होता है बॉडी में नहीं बनेगा। तो इसीलिए इस बीमारी को क्या बोलते हैं, ऑटोजोमल। ऑटोजोमल क्यों बोलते हैं कि 12वां नंबर क्रोमोसोम है, अब 22 पेयर क्रोमोसोम जो होता है वो ऑटोजोमल होती है, 23वां नंबर सेक्स क्रोमोसोम होती है। तो ये 12वें नंबर की बात होती है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको लोग, रिसेसिव ऑटोजोमल डिजीज बोलते हैं। चलिए यहाँ तक बात समझो। अब बात करते हैं हम लोग कि ये हुआ कैसे। तो पेरेंट से लेकर सफर बच्चों में आ जाता है, और एक पेरेंट होगा तो बच्चों में कैरियर होगी, और दोनों पेरेंट होगा तो बच्चा क्या सफर हो जाएगी। इसमें जो बीमारी में जो सिम्टम होता है ये बच्चे से देखने को मिलता है, जन्मजात ही सिम्टम दिखना मिलने लगता है। क्या मिलता है सुनिए बड़े, ये जो फेनाइल कीटोन है ये तो जब किडनी से पास करता है, किडनी से पास करने लगता है, तो इस केस में यूरिन का कलर ब्लैकिश हो जाता है। याद रखिए इसमें, क्योंकि जो फेनाइल कीटोन होती है या जैसे यूरिन से बाहर निकलता है एयर के कांटेक्ट में आने पे यूरिन का कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो एक कंडीशन तो यहाँ मिला आपको ब्लैक कलर। दूसरी गड़बड़ी क्या होती है कि फेनाइल कीटोन जो होती है, ये फेनाइल कीटोन ये चला जाता है कहाँ पे, ब्रेन में, और ब्रेन के डेवलपमेंट को रोक देता है, सीएनएस के डेवलपमेंट को रोक देता है। बच्चा क्या हो जाएगा, मेंटल रिटार्ड हो जाएगी, आईक्यू जो होता है 50 से कम हो जाएगी इसकी, कुछ ना याद रहेगा, ना बच्चा ना सीख पाएगा। बच्चा 1 साल का हो गया ना कोई परसीव कर पाएगा सेंसेशन को, 5 साल का बच्चा हो जाता है उसका मेंटल कुछ ना पढ़ पाएगा, ना बैठ पाएगा, ना चल पाएगा, ना लर्निंग कुछ नहीं, यानी कि कई तरह का दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है। तो ज्यादा इसका जो है ना स्पीच में प्रॉब्लम होने लगेगा, समझने में दिक्कत हो जाएगी, लर्निंग प्रॉब्लम होने लगता है, इसको याद नहीं रहेगा, ये बच्चा जो है लेथार्जी जैसा हो जाता है। तो एक दिक्कत होता है ब्रेन का दिक्कत। दूसरी दिक्कत होता है कार्टिलेज का, कार्टिलेज भी कमजोर हो जाएगी, चलने में दिक्कत होगी, बोन कमजोर हो जाएगी, मसल्स वीकनेस हो जाएगी, मसल्स में प्रॉब्लम आने लगती है। तो सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट जो होता है हम लोग देखते हैं कि ब्रेन पे ज्यादा इफेक्ट मिलता है इसको, और कई सेंसरी फंक्शन भी इसका धीरे धीरे क्या होता है वो लॉस होने लगता है इसमें। तो ये जो होगी बात उसका क्या चीज है, फेनाइलकीटोनुरिया का आपको सिम्टम मिलेगा और प्लस इसका कॉम्प्लिकेशन मिलेगा। नेक्स्ट जो दिक्कत होती है, जो कंडीशन है, इसका जांच किससे करेंगे। देखिए फेनाइलकीटोन के लिए सबसे बढ़िया क्या है कि जो यूरिन का जांच करके देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा में नहीं मिलेगा, हम कैरियोटाइप जांच करते हैं, 12 नंबर क्रोमोसोम्स का कैरियोटाइप कराते हैं, इसमें हमें यह कंडीशन मिल जाती है। और प्लस हम ब्लड से जांच करना कोशिश करेंगे, फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज का एंजाइम की जांच करेंगे, तो यह भी हमें क्या होता है रिपोर्ट मिल जाएगी, इसका रेंज क्या हो जाएगी, घटा रहेगा। अगला जो कॉम्प्लिकेशन मिलेगा आपको इसमें क्या होगी कि बॉडी में थायरोक्सिन नहीं बनेगा, तो क्या हो जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म। तो T3 T4 का जांच कराइएगा तो घटा हुआ मिलेगा। आपको बॉडी में जो होता है जगह जगह उजला हो जाएगा, या पूरे बॉडी उजला हो जाएगी। कहला उजला हो जाएगा, मेलानिन नहीं बनेगा, और इसका पूरा बाल उजला हो जाएगा, आइरिस उजला हो जाएगी, ये सब जो होता है। तो इसमें मेलानिन का जांच कराएंगे तो घटा हुआ मिलेगा। डोपामिन नहीं रहेगा, तो डोपामिन का जांच कराओगे तो घटा हुआ मिलेगा। तो इससे क्या होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी लॉस कर जाता है। एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन नहीं बढ़ा तो क्या होगा, इमोशनल नहीं होगा। मालिक डॉग मालिक कोई कुत्ता रगत काटने आएगा तो चुपचाप बैठा रहेगा, कटवाने के लिए बैठा रहेगा, क्यों, उसको उसका इमोशनल रहेगा, उसमें एपिनेफ्रिन रहबे नहीं करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन नहीं बन रही है, तो क्या हो रही है ना, सबका फॉर्मेशन टायरोसिन से होती है। तो अब हम लोग टायरोसिन का जांच करके देखेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। तो ये सब जांच करके देख लेते हैं। तो टायरोसिन का जांच, मेलानिन का जांच, थायरोसिन की जांच, डोपामिन, एपिनेफ्रिन, सब कुछ घटा हुआ रहता है। चलिए अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। देखिए अगर बाय द शुरुआत इसने मतलब चल गया, अगर सपोज दैट, तो देखिए कुछ दिन तक हम ट्रीटमेंट अगर कर देते हैं, फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज का इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन अगर हम कंटिन्यू पर डे देते हैं, जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं ना सुबह शाम, उसी तरह से इंजेक्शन को पर डे देना पड़ता है। अगर इंजेक्शन अगर दे दिए बाय द वे, तो ये बच्चा का मेंटल जो डिजॉर्डर से गड़बड़ नहीं होती है, ये कुछ सुधार पे रह जाता है। हाँ, लेकिन ध्यान देना शुरू से, लेकिन यही अगर भाई नजरअंदाज कर देंगे तो गड़बड़ा जाएगी। इसलिए क्या होता है कि शुरू से ही हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, ध्यान देते हैं और इलाज करते हैं। दूसरे नंबर पर देखिए सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, कि इसमें होम्योपैथिक दवा बहुत अच्छी काम करती है। चेलिडोनियम जो 30 पावर में इतनी बढ़िया काम करती है इसके लिए। और दूसरे नंबर पर इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग दूसरी और भी दे सकते हैं, कोल्चिकम भी दे सकते हैं इसके लिए, लेकिन ये बहुत अच्छा काम करता है। नेट्राम्यूर भी चलाते हैं ब्रेन डेवलप के लिए, और साथ साथ बच्चों को हम लोग एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी के लिए एडवाइस देते हैं, ये सभी काम करता है।
प्रॉपर वाटर इनटेक करने के लिए मरीज को बोलते रहते हैं बच्चों को। लेकिन ये सबसे ज़्यादा काम जो होता है ना, होम्योपैथी तो बड़ा अच्छा काम करता है, याद रखिए इस चीज़ को। ये था मेरा फिनाइल कीटोनुरिया। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट बार में नेक्स्ट वीडियो चलते हैं। थैंक्स।